हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 2 भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना। इस टॉपिक के हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे। सबसे पहली है भौतिकी के प्रभाव क्षेत्र। भौतिकी के दो प्रभाव क्षेत्र होते हैं, स्थूल तथा सूक्ष्म। स्थूल को इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, जिसका मतलब कि हमारे आसपास की सारी बड़ी चीजें। स्थूल मतलब कि सारी बड़ी चीजों के बारे में जो हम पढ़ते हैं भौतिकी में, वो सब आती है स्थूल में। उसी तरह जितनी भी छोटी चीजें पढ़ते हैं वो सब आती है सूक्ष्म में, माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं जिसको। तो भौतिकी के प्रभाव क्षेत्र दो हैं, स्थूल तथा सूक्ष्म। स्थूल में बड़ी चीजें आती है, तो उसमें कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि प्रयोगशाला हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं वो। फिर है पार्थिव, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। पार्थिव मतलब कि हमारे आसपास की सारी चीजें, जैसे कि पेड़ हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, ये सब आएंगे पार्थिव में, हमारे आसपास की सारी चीजें। फिर है खगोलीय स्तर, मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। जब हम खगोलीय की बात करेंगे तो इसमें प्लैनेट है, स्टार्स है, ये सब ग्रह की जितनी भी बातें हैं वो सब हम देखेंगे खगोलीय स्तर, मतलब कि स्थूल क्षेत्र में। उसी तरह बात करते हैं सूक्ष्म क्षेत्र की। तो सूक्ष्म मतलब कि छोटी चीजें, तो इसमें हम क्या देखेंगे, परमाणुीय, एटॉमिक, जो कि एटम छोटा होता है, पता है आपको। आणविक, मॉलिक्यूलर, हमें पता है मॉलिक्यूल कैसे बनता है। एटम को जब हम इकट्ठा करते हैं, परमाणु को इकट्ठा करके ही क्या मिलता है, अणु। और है नाभिकीय परिघटनाएं। तो सूक्ष्म में क्या क्या आता है, परमाणुीय, आणविक और नाभिकीय परिघटनाएं। ठीक है, तो ये तो दो प्रभाव क्षेत्र की बात हुई। अब हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं सभी पदार्थ से बनी होती है। कोई भी चीज ले लो, ये पेन है, किताब है, ये सब क्या कहलाएंगे, पदार्थ। अब पदार्थ के अंदर होता क्या है, तो पदार्थ को बोलते हैं मैटर। पदार्थ किससे बनता है, अणु से। अणु मतलब कि मॉलिक्यूल। अणु के अंदर क्या होता है, परमाणु मतलब कि एटम, और परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभि मतलब कि न्यूक्लियस। तो ये चीजें याद रखना कि पदार्थ के अंदर होता है अणु, अणु के अंदर होता है परमाणु, और परमाणु के अंदर होता है नाभि। अब पदार्थ किस में आता है, पदार्थ आता है स्थूल क्षेत्र में, क्योंकि वो बड़ा होता है, जबकि अणु, परमाणु और नाभि ये तीनों छोटे होते हैं। तो ये तीनों आते हैं सूक्ष्म में। तो ये चारों के ऊपर से हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा होता है, नाभि होता है। ठीक है, ये तीनों जो कि सूक्ष्म है, इसको हम देख नहीं सकते। चलिए, पदार्थ की बात हो गई। अब भौतिक में हम दो चीजें पढ़ते हैं। पदार्थ आपको पता चल गया किससे बना होता है। अब भौतिकी में दो चीजें हम पढ़ते हैं, विकिरण तथा पदार्थ। ठीक है, विकिरण के बारे में आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। पदार्थ के बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसको ही हम एक बार देख लेते हैं। तो पदार्थ में अलग अलग पदार्थों की अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है, सबसे पहली अवस्था है ठोस, सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, संघनित यानी कंडेंसेट। ठीक है, तो ये सारी अवस्थाएं हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ठोस के बारे में। जिस अवस्था में पदार्थ की सहति, सहति मतलब कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लिखेंगे सहति। पदार्थ की सहति, आयतन तथा आकार तीनों निश्चित होते हैं, उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो पदार्थ की सहति यानी द्रव्यमान,
आयतन और आकार तीनों निश्चित रहता है उसे कहेंगे ठोस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पेन का आकार भी निश्चित है, उसका आयतन और संहति भी निश्चित है, वो बदलेगा नहीं। तो ये पेन को क्या कहेंगे हम? ठोस अवस्था। ठीक है, अब हम देखते हैं द्रव अवस्था। जिस अवस्था में पदार्थ की संहति तथा आयतन तो निश्चित होते हैं परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उसे पदार्थ की द्रव अवस्था कहते हैं। मान लेते हैं पानी ले लेते हैं, तो पानी की संहति हमें पता है कितनी है। हम 1 लीटर लेते हैं पानी, तो उसकी संहति और आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसको अगर हम किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसका आकार ले लेता है। तो हम क्या कहेंगे कि पानी का आकार निश्चित नहीं है परंतु उसकी संहति और आयतन निश्चित है, तो उसको हम कौन सी अवस्था कहेंगे? द्रव अवस्था। ठीक है, तो जिसका आकार निश्चित नहीं होता है उसको कहेंगे द्रव अवस्था। फिर आते हैं गैस अवस्था पे। जिस अवस्था में पदार्थ की मात्रा संहति निश्चित होती है परंतु आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे पदार्थ की गैस अवस्था कहते हैं। गैस अवस्था आपको पता है, जो गैस निकलती है उसकी आयतन और आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे गैस अवस्था। अब बात करते हैं प्लाज्मा अवस्था की, वो शायद आपके लिए नया होगा। जिस अवस्था में पदार्थ आशंकित रूप से आयनीकृत गैस स्वरूप मतलब कि क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित अनुपात परमाणु अथवा अणु के साथ बंधे होने के बजाय स्वतंत्र होता है। आयनीकृत मतलब कि मैं आपको बता दूं कि जो परमाणु अणु होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, में होता है उस पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था, उसे पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। मतलब कि ऐसे पदार्थ जो आयनीकृत होते हैं उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा अवस्था। और इसका तापमान सबसे ज्यादा होता है। जितनी भी अवस्थाएं हमने देखी सभी में से इसका तापमान ज्यादा होता है। अब बात करते हैं कंडेंसेट। तो कंडेंसेट मतलब कि एक ऐसी अवस्था जहाँ पे हमारा जो गैस होता है, गैस अवस्था होती है, वो द्रव अवस्था में रूपांतर होती है, उसे कहेंगे हम कंडेंसेट या फिर संघनित अवस्था। ठीक है, तो ये तो सारी बात हो गई अवस्था की। अब हम देखेंगे कि भौतिक विज्ञान में आप कौन कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे और कौन कौन सी ब्रांच उसमें शामिल होती है। तो भौतिक विज्ञान में सबसे पहले हम देखेंगे यांत्रिकी, यंत्र विज्ञान। ठीक है, ये जितनी भी हम अभी देखेंगे, इसकी शाखाएं जितनी भी है, ये सब आप धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर में 11वीं और 12वीं में पढ़ेंगे। ये खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। तो पहली है यांत्रिकी, यंत्र विज्ञान। जो भी यंत्र विज्ञान होता है वो सब आता है यांत्रिकी में, मतलब कि मैकेनिक्स। दूसरा है गतिकी, गति विज्ञान। गति के बारे में, ये चीज ऐसे क्यों गति कर रही है, इसकी गति कितनी होगी, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे गतिकी में या गति विज्ञान में, जिसको बोलते हैं डायनेमिक्स। अब आती है ऊष्मागतिकी। तो हमने जो अभी अवस्थाओं के बारे में बात करी है, तो उन सभी अवस्थाओं के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो सब किसमें आता है? ऊष्मागतिकी में। अब बात करते हैं प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी के अंदर जितने भी प्रकाश पर आधारित परिघटनाएं होंगी वो सब हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी में, ऑप्टिक्स में। फिर है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। जो भी अभी नई नई चीजें निकल रही हैं वो सब किस में आती है? मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी में। फिर आता है विद्युत चुंबकीय, मतलब कि विद्युत और चुंबक के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो सब आएगा विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। फिर आती है विद्युत गतिकी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? जो भी
किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता हो या तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक गति करता हो, तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे वैद्युत गतिकी में। और आखिरी है स्थिर वैद्युतिकी, इसमें भी कुछ हम वैद्युत से संबंधित ही पढ़ते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन सब में हम वैद्युत और चुंबकीय के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ये सारी बात हो गई हमारी, ये सारी बात हो गई भौतिक विज्ञान के शाखाओं की। ये सब के बारे में आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हम अभी इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, तो ये सिर्फ हमारे शाखाओं का इंट्रोडक्शन है। थैंक यू।